अब तक का भारत का सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। आप मौर्य साम्राज्य की स्थिति अगर देखेंगे तो मौर्यन डायनेस्टी वॉज एक्सटेंडेड अप टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के और साउथ में केरल वगैरह जो थे ये पड़ोसी क्षेत्र हैं। यानी अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसका विस्तार एक्सपेंशन जो है वो ब्रिटिश काल की तुलना में भी ज्यादा। तो ऐसे में ये जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले कुछ फॉरेन अटैक भी होते हैं, कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं, जिसमें दो प्रमुख है, एक ईरानी और दूसरा यूनानी। हखमनी वंश और बाद में आता है जो यूनानी आते हैं, ग्रीक आते हैं, तो ग्रीक के अंतर्गत सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आज की क्लास उसी पर फोकस्ड है। यानी यह हम लोग कर रहे हैं मगध के उत्कर्ष के साथ साथ भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए और स्पेशली पर्शियन अटैक जो किया था, तो उसमें हखमनी डायनेस्टी थी और हखमनी डायनेस्टी का शासक दारा प्रथम डेरियस के नाम से जाना जाता था। तो डेरियस आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया था, महापद्मनंद, अशोक के पहले महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था। तो उसी तरह से अशोक से रिलेटेड एक पॉइंट और भी है। अशोक से पहले दारा प्रथम ने अभिलेख जारी किए थे। अशोक पहला शासक है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ टू सिटीजन्स थ्रू इंस्क्रिप्शंस, जिसने अपने आप को अभिव्यक्त किया अभिलेखों के माध्यम से। वी कम टू नो अबाउट अशोका थ्रू दोज एडिक्ट्स, अभिलेखों के माध्यम से, उस शिलालेखों के माध्यम से हम लोग उनके बारे में जानते हैं, अशोक के बारे में जानते हैं। ऐसे तो बहुत सारी किताबों में भी अशोक की चर्चा की गई है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक स्रोत जो है, ऑथेंटिक सोर्स जो है, वो अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों के बारे में वो मौर्य काल में पढ़ेंगे। अभी का जो सेक्शन है वो विदेशी आक्रमण लिखिएगा कि मगध के उत्कर्ष के साथ विद द राइज ऑफ मगध के उत्कर्ष के साथ विद द राइज ऑफ मगध, टू डायनेस्टीज, फॉरेन डायनेस्टीज अटैक्ड ऑन इंडिया। भारत पर दो प्रमुख विदेशी वंशों ने आक्रमण किए। भारत पर दो प्रमुख वंशों ने आक्रमण किए, विदेशी वंशों ने आक्रमण किए। तो विदेशी आक्रमणकारी के अंतर्गत हम लोग दो प्रमुख वंश या दो प्रमुख शासक वर्ग को देखते हैं। तो फॉरेन अटैक में फर्स्ट वन लिखिएगा ईरानी आक्रमण, फर्स्ट वन पर्शियन इन्वेडर भी बोलते हैं, आक्रमणकारी, ईरानी आक्रमण, पर्शियन अटैक। और सेकेंड वन लिखिएगा यूनानी आक्रमण, ग्रीक अटैक। तो दो पार्ट है इसके, एक पर्शियन है और दूसरा यूनानी ग्रीक है। तो इसमें याद रखेंगे जो सबसे पॉपुलर, हालांकि डेरियस जो है, डेरियस से पहले भी शासक हुए हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर जो यहां हुआ वो डेरियस फर्स्ट हुआ, डेरियस फर्स्ट, जिसको कि दारा प्रथम भी कहा जाता है, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है। तो दारा प्रथम, तो एक तो दारा प्रथम है इधर, और दूसरा जो यूनानी आक्रमण है, इसमें यूनानी आक्रमण में सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ज्यादातर सवाल जो ईसवी सन से रिलेटेड एक सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और वो 326 बीसी का पूछा जाता है। अभी तक मैंने बताया था कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने ईयर देखा तो उसमें
टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हड़प्पन पीरियड कितना से कितना है, वैदिक पीरियड कितना से कितना है, लेकिन ईसवी सन, एग्जैक्ट ईसवी सन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो बनता है हिस्ट्री में वो 326 बीसी से बनता है, 326 ईसा पूर्व से बनता है। यानी कि सारे ईसवी सन याद नहीं करने हैं। डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, डेट्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। जो आपके काम के हैं वो क्लास के दौरान ही आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, इतिहास में नाम और ईसवी सन को याद नहीं करना है, बल्कि इतिहास में डेवलपमेंट को देखना है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। जब राज्य निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुए, तो उसमें मगध बिकेम द स्टेट, मगध राज्य बना। और इसी तरह से आप देखेंगे जब मगध राज्य बन रहा है, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि बन रही है, बैकग्राउंड ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज क्रिएटेड एट दैट टाइम। उसी समय कुछ फॉरेन अटैक भी होता है। अलेक्जेंडर वॉज द कंटेम्पररी किंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का समकालीन शासक है सिकंदर। तो सिकंदर महान जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन शासक है। और जिस समय सिकंदर ने अटैक किया था भारत पर, तो मिलने के लिए भी गया था चंद्रगुप्त, लेकिन इसकी जो मुलाकात रही एक फॉर्मल मीटिंग थी, और इसमें क्या हुआ कि सिकंदर इतना नाराज हो गया कि उसने अपनी सेना को भेज दिया कि मारो इसे। किसी तरह से जान बचाकर भागा था, जैसी जैसी की चर्चा मिलती है। कारण यह है कि बोला जाता है कि एक जंगल में एक ही शेर होता है ना, अब दूसरा शेर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है लड़ाई होगी। तो कुछ उसी तरह की बात थी कि वो गया मदद मांगने के लिए, लेकिन राजा बनकर, एक राजा के सामने में राजा बनकर मदद कर मांगने जाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है परेशानी होगी। उसी तरह की चीज है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईरानी आक्रमण। तो लिखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले फर्स्ट इन्वेडर, आक्रमण करने वाले ऑन इंडिया ईरानी आक्रमणकारी थे। ईरानी आक्रमणकारी थे, वॉज पर्शियन इन्वेडर। ठीक है, तो फर्स्ट आक्रमणकारी जो है वो कौन है? वो ईरानी है, पर्शियन है, पर्शियन है। ईरान का प्राचीन नाम फारस है, सबको पता है। तो पर्सिया या फारस बोलते हैं। तो ईरानी आक्रमणकारी है, और ईरान के साथ इसके जो संबंध है, उस संबंध से कई तरह की चीजें आई, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि अभिलेख जारी करना शुरू किया मौर्यों ने, इन्हीं से प्रभावित होकर। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, इससे भारत में गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली क्या है कि जो भारत की, जो दक्षिण भारत की शैली अमरावती शैली, उत्तर भारत की शैली मथुरा शैली, मूर्तिकला की शैली, मूर्तिकला की शैली दक्षिण भारत की शैली अमरावती शैली, उत्तर भारत की शैली मथुरा शैली। और मथुरा शैली पर जब यूनानी प्रभाव पड़ा, हेलेनिस्टिक आर्ट का इफेक्ट पड़ा, तो गांधार शैली का विकास हुआ। बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां गांधार शैली में है, महावीर स्वामी की अधिकांश मूर्तियां मथुरा शैली में है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, पहली मूर्ति दोनों की मथुरा शैली में ही है। दोनों की पहली मूर्ति मथुरा शैली में है। मथुरा शैली थोड़ा आध्यात्मिक है। मथुरा शैली में सर मुंडाया हुआ रहता है, जो ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। तो मथुरा शैली जो है वो थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का, स्पिरिचुअल है। मथुरा जो आर्ट है वो स्पिरिचुअल है, जबकि गांधार आर्ट जो है वो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। उसमें देखिएगा जैसे हम लोग कैसा पसंद करते हैं, सर मुड़ा कर रहना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, थोड़ा ज्यादा बाल वाल बना करके रखना चाहते हैं। तो उसी तरह से बुद्ध की भी जो गांधार शैली है, उसमें देखिएगा घुंघरेले बाल, मतलब अच्छे से साजो सज्जा के साथ। तो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। जबकि यहां पर क्या है कि ध्यान की मुद्रा में, जो मथुरा शैली में है वो ध्यान की मुद्रा में स्पिरिचुअल अधिक है, आध्यात्मिक अधिक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। ईरानी आक्रमण, तो क्या लिखे, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम एक आक्रमणकारी ईरानी थे, ईरानी थे। लिखिएगा, ईरानी आक्रमणकारियों में सब सर्वप्रमुख, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन पर्शियन इन्वेडर, ईरानी आक्रमणकारियों में सर्वप्रमुख दारा प्रथम है। दारा प्रथम है, डेरियस फर्स्ट, दारा प्रथम है, दारा प्रथम है, दारा प्रथम।
दारा प्रथम है ईरानी आक्रमणकारियों में डेरियस फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो है डेरियस फर्स्ट इज रिलेटेड टू हखमनी डायनेस्टी या हखमनी वंश से संबंधित है। इज रिलेटेड टू हखमनी डायनेस्टी या हखमनी वंश से संबंधित है। दारा प्रथम का संबंध किससे है? हखमनी वंश से है। हखमनी वंश क्लियर। दारा प्रथम का संबंध हखमनी वंश से है, हखमनी वंश से है, जबकि इसका जो संस्थापक था, हखमनी वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ हखमनी डायनेस्टी वाज, संस्थापक साइरस फर्स्ट, संस्थापक साइरस प्रथम है। साइरस प्रथम, साइरस प्रथम इस वंश का संस्थापक है, हखमनी वंश का संस्थापक है। दो चार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे और पीएचडी करना नहीं है हिस्ट्री से, तो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी पर हम लोग को फोकस करना है। दारा प्रथम से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला तो पूछा जाता है कि इसने हखमनी वंश की, यह हखमनी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, इसने भारत पर आक्रमण किया, भारत को 22वां छत्र, अपना 20वां छत्रप बनाया, भारतीय भूभाग को 20वां छत्रप बनाया। तो एक याद रखिएगा, दे एस्टेब्लिश्ड छत्रप सिस्टम इन इंडिया, भारत में इन्होंने छत्रप प्रणाली की स्थापना की। प्रोविंसेस वेयर कॉल्ड छत्रप। देखिएगा, दारा प्रथम ने भारत को जीता और इसे अपना 20वां छत्रप बनाया। 20th छत्रप, 20th प्रोविंस व्हिच वाज कॉल्ड आल्सो छत्रप, तो 20वां छत्रप बनाया। दारा प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीता और इसे 20वां छत्रप बनाया, 20वां छत्रप बनाया, 20वां छत्रप बनाया। बोला जाता है कि इससे अच्छी खासी आमदनी होती थी, 360 टैलेंट सोना यहां से प्राप्त होता था। फ्रॉम वेयर ही गॉट 360 टैलेंट गोल्ड, जहां से उसने 360 टैलेंट सोना टैक्स के रूप में, कर के रूप में प्राप्त किया। 360 टैलेंट एक इकाई है, यूनिट है, जो वहां यूज किया जाता था, हकमनी पर्सिया में यूज किया जाता है कि 360 टैलेंट सोना प्राप्त किया। 360 टैलेंट गोल्ड वेयर एक्वायर्ड फ्रॉम द इंडियन रीजन, तो इंडियन रीजन से, भारतीय भूभाग से सोना प्राप्त किया। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दारा प्रथम से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसने अभिलेख जारी किया था। इसके 3 प्रमुख अभिलेख, नक्शे रुस्तम, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, तो 3 प्रमुख अभिलेख हैं। There were 3 important inscriptions related to Darius first. लिख दीजिए, दारा प्रथम से संबंधित 3 प्रमुख अभिलेख हैं। दारा प्रथम से संबंधित 3 प्रमुख अभिलेख हैं। There were 3 important inscriptions related to Darius first. First one, बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख, हाँ, सबसे पहले अभिलेख जारी जो किया था इसी ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अभिलेख जारी करने का श्रेय इसे ही है, और प्रथम भारतीय शासक अशोक है जिसने अभिलेख जारी किया था, जिसने अभिलेख, एक्चुअली इसने बेहिस्तून अभिलेख, मतलब इन अभिलेखों से दारा प्रथम ने अपनी जनता को संबोधित किया था। तो जनता को संबोधित किया था, तो जनता का संबोधन है कि जैसे कि ये लिखता है, अशोक लिखता है, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी, अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता है। तो ये सब लिखा हुआ इनके इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में लिखा हुआ। तो कुछ उसी तरह का दारा प्रथम के संदर्भ में भी है कि बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, पर्सिपोलिस इंस्क्रिप्शन एंड नक्श ए रुस्तम नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम अभिलेख। तो ये 3 प्रमुख अभिलेख हैं जो दारा प्रथम के द्वारा जारी किए गए, विच वॉज इशूड बाय डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट से के द्वारा जारी किए गए 3 प्रमुख अभिलेख हैं, 3 प्रमुख इंस्क्रिप्शन है, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम। क्लियर। तो ईरानी आक्रमण में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हकमनी वंश से रिलेटेड ये सारा पॉइंट याद रखना है। और स्पेशली देखिएगा कि ईरानी परंपरा जब भारत में आई तो छत्रप प्रणाली जो आई, छत्रप प्रणाली देखिएगा बाद में शकों ने, स्पेशली रुद्रदामन ने छत्रप प्रणाली को अपनाया था। तो छत्रप प्रणाली जो लिया गया भारत में बाद के भारत के शासकों के द्वारा, वो इन्हीं से लिया गया है, ईरानियों से लिया गया, पर्सियन से लिया गया।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मगध के उत्कर्ष के समय जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, तो इस टाइम पीरियड में इस समय भारत पे कुछ फॉरेन अटैक भी होते हैं, और फॉरेन अटैक में सबसे पहला जो अटैक हुआ था वो हखमनी वंश के शासकों ने किया, हखमनी डायनेस्टी के शासकों ने किया, जो ईरानी आक्रमण, ईरान के रहने वाले थे, ईरान मूल के थे, ईरानी आक्रमणकारी थे। तो ईरानी आक्रमण के अंतर्गत हखमनी वंश, इसमें दारा प्रथम हो जाएगा। दारा प्रथम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट? इसने भारतीय भूभाग को जीत करके इसे 20वां क्षत्रप बनाया, यहां से 360 टैलेंट सोना की प्राप्ति की। इससे संबंधित 3 प्रमुख अभिलेख हैं, बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक ने लिखेगा, अशोक ने दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख जारी किए। अशोका इशूड इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट, उसी को एडिक्ट बोलते हैं। अशोक के अभिलेखों के लिए एडिक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। एडिक्ट विथ आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ डेरियस फर्स्ट। तो अशोक ने दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख जारी किए, दारा प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख जारी किए। क्लियर? तो यहां पर भारत में क्षत्रप प्रणाली ईरानियों से ली गई है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रप प्रणाली को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और इसके बाद के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है सिकंदर महान का। सिकंदर महान के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सिकंदर जो था कहां का रहने वाला था? मकदूनिया का रहने वाला था, मैसिडोनिया का रहने वाला था। पिता फिलिप थे, गुरु अरस्तु थे, और पिता से प्रभावित होकर के यह विश्व विजेता बनना चाहता था, वर्ल्ड को विक्ट्री करना चाहता था। और इसी क्रम में इसने क्या किया? अटैक करना। 327 बीसी में इसने अपना अटैक शुरू किया। आफ्टर 1 ईयर ही केम इन इंडियन रीजन। लगभग 1 साल तक आक्रमण करते हुए, जीतते हुए भारतीय भूभाग में आया। अब 1 साल तक सेना लड़ रही थी, सेना थक चुकी थी। कई बार होता है कि हम लोग पढ़ाते रहते हैं, आप लोग बोलते हैं कि सर अब बस बहुत हो गया। तो ये उसी पर होता है क्या कि हमारा जोश थोड़ा सा कम हो जाता है। सिकंदर के साथ भी यही हुआ। क्या होता था? सिकंदर बोलता है क्या कि मैं विश्व विजेता बन जाता यदि मेरी सेना ने मेरा साथ दिया होता। मिशन 50 तो तब ना कामयाब होगी जब आप हमारे साथ चलेंगे। ये नहीं बोलिए कि सर स्पीड चल रहे हैं, मतलब चूंकि हमारे पास समय कम है और उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और यही कारण है कि अभी जैसे कि पॉलिटी में दौड़ रहे हैं आप लोग, तो दौड़ रहे हैं तो दौड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोगों के समय को देख करके उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है। तो मिशन 50 तभी कामयाब होगी जब आप लोग हमारे साथ चलेंगे। तो इसको जो है कंटिन्यू करना है। चलिए, तो ईरानी आक्रमण हुआ, और ईरानी आक्रमण के बाद किसका आक्रमण हुआ? यूनानियों का आक्रमण। तो नेक्स्ट लिखिएगा यूनानी आक्रमण, हेडिंग दे दीजिए ग्रीक अटैक। यूनानी आक्रमण, ग्रीक अटैक, यूनानी आक्रमण। और यूनानी आक्रमण में सबसे प्रमुख कौन है? सिकंदर महान। प्रमुख क्या यही है? सिकंदर महान ही है। सिकंदर ने ही अटैक किया था। और सिकंदर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहां पर अटैक किसने किया? सिकंदर महान ने। सिकंदर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। सिकंदर महान बोला जाता है, कभी हारा नहीं था। हालांकि लौटते वक्त जो कुछ जनजातियों ने हमला किया था जिसमें कि घायल हो गया था, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। वॉन्डेड था, घायल हो गया था, विष बुझा हुआ तीर जो है लग गया था, तो जहर शरीर में फैल गया और बेबीलोन में जाकर के इसकी मृत्यु हो गई। कब? 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में, जिस समय यहां चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हो रहा था, उस समय इसकी मृत्यु हुई। सिकंदर महान की मृत्यु हुई, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो कहानी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो कहानी है, यह शुरू होती है जब इसने भारत के ऊपर अटैक करने का मन बनाया। और अटैक करने भारत का नहीं, पूरे विश्व पर विश्व विजेता बनने की चाहत में यह भारतीय भूभाग तक चलाया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है आप लोगों को याद रखना है कि निवासी कहां का है? निवासी है मैसिडोनिया का। ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ मैसिडोनिया। तो रेसिडेंट है मैसिडोनिया का। मकदूनिया बोलते हैं हिंदी में, मकदूनिया, या इसको मैसिडोनिया भी बोलते हैं, मैसिडोनिया।
तो मैसिडोनिया का निवासी था कौन? सिकंदर। दूसरी बात, इसके पिता कौन है? तो इसके पिता है फिलिप, पिता है फिलिप। तो पिता फिलिप, हाँ फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय उसके पिता मतलब दादा होंगे। अक्सर दादा का जो ये रहता है नाम रहता है वो पोता को मिलता है, ठीक है। तो उसमें मकदूनिया का शासक था, इससे ज्यादा क्या जानना है? इतिहास में ज्यादा रिसर्च मत कीजिए, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना काफी है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम लेकर हम लोग चल रहे हैं, और प्रिंटेड मटेरियल भी आप लोगों को जल्द मिल जाएगा। अच्छा, नोट्स मिल जा रहा है, मैंने बनाकर दे दिया, सबमिट कर दिया है, अब आप लोगों तक आना बाकी है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया वाला जो नोट्स है सारा एक साथ मिल जा रहा है, घर में बैठ के पढ़ते रहिएगा। तो फिलिप सेकेंड बुकलेट फॉर्म में आ जा रहा है। चलिए, फिलिप द्वितीय यह था, और इसी से प्रभावित होकर के विश्व विजेता बनने का जो ख्वाब देखा था, विश्व विजेता का प्रेरक यही है, विश्व विजेता का प्रेरक। तो विश्व विजेता, हालांकि याद रखिएगा, इसको इसके गुरु ने मना किया था, अरस्तु ने मना किया था, विश्व विजेता का प्रेरक। उसके बाद याद रखेंगे कि इससे रिलेटेड ही एक और पॉइंट, गुरु। इसके गुरु जो है वो कौन है? अरस्तु है, अरस्तु इसके गुरु है। तो अरस्तु, एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है अरस्तु को, अरस्तु, एरिस्टोटल है, तो ये गुरु है, गुरु अरस्तु है, अरस्तु है, अरस्तु गुरु है, और गुरु एरिस्टोटल, अरस्तु। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और उसके बाद इसने भारत पर अटैक करने का मन बनाया कब? 327 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में भारत बने, विश्व विजेता बनने का विचार बनाया, और इसने अटैक शुरू कर दिए। और भारत आया था 326 ईसा पूर्व में, झेलम का युद्ध हुआ, जिसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर ऑफ बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज का भी युद्ध कहा जाता है। वो 326 बीसी में हुआ, और इसमें सिकंदर ने पोरस को हराया। हालांकि इससे पहले आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तक्षशिला का शासक, तक्षशिला बता रहा हूं। तो तक्षशिला का शासक जो था वो आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और पुरु राज्य था, पुरु राज्य जो था वो किसके बीच में था? तो दो नदियों के बीच में, यानी कि ये ब्यास से पहले की बात है, झेलम नदी के किनारे। तो झेलम और जो ब्यास के बीच में पुरु राज्य था, और इसको झेलम के युद्ध को जीतने के बाद इसकी सीमा हो गई कहां तक? ब्यास तक। लेकिन ब्यास को नदी को पार करने से इसकी सेना ने इनकार कर दिया। इनकार करने के पीछे रीजन बस एक ही रीजन है कि युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे, परिवार से दूर हो गए थे, तो वो लोग वापस घर जाना चाहते थे, और इसी कारण से युद्ध विराम की घोषणा की, वापस जाने का विचार बनाया। और इसी क्रम में इसके कुछ खुद तो स्थल मार्ग से, लैंड रूट से खुद गया, और जो इसकी एक टुकड़ी जो थी नियार्कस के नेतृत्व में, नियार्कस जो था नेवल कमांडर था, नौसेनापति था, तो नियार्कस के नेतृत्व में एक सेना समुद्र मार्ग से वापस लौटा, समुद्र मार्ग से वापस लौटा। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। सिकंदर के बारे में जानकारी का स्रोत, सिकंदर के बाद के लेखक हैं, सिकंदर के समकालीन लेखक हैं। हालांकि ग्रीक इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार हैं जो सिकंदर के पहले हुए, जिसमें टेसियस और हेरोडोटस आता है। सिकंदर के समकालीन लेखकों में 3 प्रमुख हैं, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस यानी अरस्तु, एरिस्टोटल तो अलग है, एरिस्टोटल भी है, लेकिन एरिस्टोबुलस, आनेसिक्रिटस और नियार्कस। नियार्कस के साथ साथ था, नौसेनापति था, इसने इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी। और जब सिकंदर जा रहा था यहां से, तो भारत में इसने अपना एक गवर्नर छोड़ा, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, वो हम लोग बाद में देखेंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, तो उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह हो गया था, हाँ विवाह हो गया था। और आपको आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सेल्यूकस पराजित होने के बाद भी जीत गया, यानी पराजित होने के बाद भी जीत गया, कि जब पराजित हुआ तो वैवाहिक संबंध बने, और 500 हाथी गिफ्ट किया था,
चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये 500 हाथी के बल पर संपूर्ण यूरान को रौंद दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। और अगला जो यूनान का शासक बना था वो सेल्यूकस निकेटर बना था। तो हाँ, मेगास्थनीज उसी का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी लिखिएगा सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में सिकंदर डिसाइडेड टू विक्ट्री ऑल द वर्ल्ड। सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में विश्व विजेता बनने का विचार किया। 327 ईसा पूर्व में विश्व विजेता बनने का विचार किया। डिसाइडेड टू वर्ल्ड विक्ट्री इन 327 बीसी, 327 बीसी, 327 ईसा पूर्व में लिखा। विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हुए आफ्टर विनिंग डिफरेंट रीजन्स, विभिन्न क्षेत्रों को जीतते हुए भारतीय भूभाग तक पहुंचा। रिच्ड अप टू इंडियन रीजन, भारतीय भूभाग तक पहुंचा। भारतीय भूभाग तक पहुंचा। इन इंडियन रीजन, भारतीय भूभाग में याद रखिएगा, इंडियन रीजन में तक्षशिला का शासक था आम्बी। आम्बी वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला का शासक आम्बी था। आम्बी वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला। तो तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बी था। आम्बी के बारे में याद रखिएगा। आम्बी ने क्या किया? सरेंडर कर दिया। सरेंडर इन फ्रंट ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। तो आम्बी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, आत्मसमर्पण किया। इसने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इसी में पुरु राज्य था। पुरु राज्य का शासक पोरस था। पुरु राज्य का शासक पोरस था। पोरस वॉज द किंग ऑफ पुरु एस्टेट। पोरस, ठीक है। तो पुरु राज्य का शासक कौन था? तो पोरस था। अब पोरस ने क्या किया? आत्मसमर्पण नहीं किया, उसने युद्ध लड़ने का। तो ये याद रखिएगा कि पुरु राज्य के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है कि पुरु राज्य जो था, पुरु एस्टेट जो था, यह झेलम और चिनाब के बीच में था। बिटवीन झेलम एंड चिनाब। एक पॉइंट लीजिएगा, पुरु राज्य झेलम एवं चिनाब के मध्य अवस्थित था। चिनाब के मध्य। और इसने क्या किया? पोरस ने क्या किया? पोरस ने युद्ध किया सिकंदर से युद्ध। तो सिकंदर से युद्ध करने वाला, ही फॉट विथ अलेक्जेंडर। सिकंदर से युद्ध किया। तो सिकंदर से युद्ध किया किसने? पोरस ने। तो पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया, और इस युद्ध में भले सिकंदर जीत गया, लेकिन इसने काफी प्रभावित किया। किसने? पोरस ने काफी प्रभावित किया। पोरस को पकड़ कर लाया गया, बंदी बनाकर लाया गया। और पता है, जब उससे पूछा गया कि बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए, उसने कहा कि वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। मतलब मुझे किसी प्रकार का क्षमा नहीं चाहिए, आप तलवार निकालिए, सर कलम कर दीजिए। कहने का यह अर्थ है कि जो राजा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, वो मेरे साथ किया जाए। काफी प्रभावित हुआ सिकंदर। न केवल पुरु राज्य उसे वापस लौटाया, बल्कि बाकी क्षेत्र भी उसमें जोड़ दिया। तो बोला जाता है यही पोरस के साथ में इसका युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का युद्ध। दैट वाज कॉल्ड द बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, झेलम का युद्ध। तो लिखिएगा सिकंदर को पोरस ने चुनौती दिया। तो सिकंदर को पोरस ने चुनौती दिया। अलेक्जेंडर वॉज चैलेंज्ड बाय पोरस द किंग ऑफ पुरु एस्टेट। तो सिकंदर को पोरस ने चुनौती दिया, जिसके फलस्वरूप लिखेगा झेलम का युद्ध हुआ। जिसके फलस्वरूप झेलम का युद्ध हुआ।
झेलम का युद्ध, ठीक है, झेलम का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ झेलम, झेलम का युद्ध हुआ। तो झेलम का युद्ध कब हुआ, इससे देखिए क्या क्या पॉइंट बनता है। एक तो कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, इसके अन्य नाम क्या है और इसका परिणाम क्या हुआ। तो याद रखेंगे पहली बात तो यह कि झेलम का युद्ध कब हुआ, तो 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध हुआ। दूसरी बात याद रखेंगे कि झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच, अलेक्जेंडर एंड पोरस, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के मध्य, पोरस के मध्य। तीसरी बात याद रखेंगे कि झेलम का युद्ध, झेलम के युद्ध का अन्य नाम क्या है, इसका नाम है वितस्ता का युद्ध। इन ऋग्वेद में झेलम को वितस्ता कहा गया है। सो दिस बैटल वाज कॉल्ड बैटल ऑफ वितस्ता, तो वितस्ता का युद्ध। दूसरी बात, यूनानी में झेलम को हाइडेस्पीज कहते हैं, तो इट वाज आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। और इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि पोरस पराजित हुआ, लेकिन पोरस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे और बड़ा राज्य सौंप दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो पोरस पराजित किंतु सिकंदर प्रभावित, किंतु बट अलेक्जेंडर वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम पोरस, किंतु सिकंदर प्रभावित। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, प्रभावित और सिकंदर प्रभावित ही नहीं हुआ। तो ये 4 पॉइंट जो है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक तो रहना चाहिए कि 326 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कब का जवाब मिलता है। दूसरी बात, किनके मध्य हुआ, तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। तीसरी बात है कि इट वाज आल्सो कॉल्ड, तो इसका अन्य नाम क्या है, अदर नेम। और देन द रिजल्ट, परिणाम। अब परिणाम यही हुआ कि सिकंदर ने, अब देखिए पहला शासक था आम भी, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। एकदम लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हाइडेस्पीज का युद्ध, वितस्ता का युद्ध कहां हुआ, झेलम नदी के किनारे, वही झेलम नदी किनारे, वितस्ता नदी किनारे, हाइडेस्पीज नदी किनारे। इस युद्ध में सिकंदर का प्रिय घोड़ा मारा गया, जिसका नाम था बुकाफेला। और इस युद्ध के बाद एक जीत का नगर स्थापित किया गया, एक विजय नगर स्थापित किया गया, जिसको निकैया कहा जाता है, निकैया कहा जाता है। तो इतना पॉइंट लिख लिए। झेलम का युद्ध, बैटल ऑफ झेलम इन 326 बीसी, 326 ईसा पूर्व में, बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच। इट वाज आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ वितस्ता एंड बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर, बट अलेक्जेंडर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम पोरस, पोरस से काफी प्रभावित रहा। और न केवल, नॉट ओनली रिटर्न हिज स्टेट बैक, न केवल इसने उसके राज्य को वापस किया, एडेड सम अदर रीजन्स इन दैट स्टेट, कुछ दूसरे क्षेत्र भी उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखिएगा कि झेलम के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ झेलम, झेलम के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ झेलम, झेलम के युद्ध में सिकंदर का प्रिय घोड़ा, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकाफेला मारा गया। ठीक है, बुकाफेला, तो हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर बुकाफेला वाज, हाँ, या डाइड, मारा गया, वाज किल्ड, मारा गया। लिखिएगा, जिसकी स्मृति में, जिसकी स्मृति में, इन हिज मेमोरी, तो उसकी याद में अलेक्जेंडर एस्टेब्लिश्ड अ टाउन बुकाफेला, अलेक्जेंडर ने, मतलब सिकंदर ने बुकाफेला शहर की स्थापना की, हाँ, उस घोड़ा के नाम पर। तो टू टाउनशिप वर एस्टेब्लिश्ड, 2 शहर स्थापित हुए। इस युद्ध के बाद 2 शहर स्थापित हुए, एक तो बुकाफेला और दूसरा था निकैया, निकैया। दोनों शहर उसी रीजन में, यानी कि इन दैट रीजन में नहीं, ये बोला जाता है यूनान में ना, यूनान,
यूनान में। तो 2 शहर स्थापित किए गए। अब कहाँ है उस पर थोड़ा अब रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा चीज मैंने भी रिसर्च नहीं किया है, और नहीं रिसर्च करने में फायदा है, ताकि किलिंग ऑफ टाइम है, ठीक है। 2 शहर स्थापित किए गए, बुकाफेला और निकैया शहर, 2 शहर स्थापित किए गए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सिकंदर एस्टेब्लिश्ड अ टाउनशिप निकैया। सिकंदर ने निकैया एक शहर स्थापित किया। सिकंदर एलेक्जेंडर एस्टेब्लिश्ड अ टाउनशिप निकैया, जिसका अर्थ है द टाउनशिप ऑफ, जिसका अर्थ है विजयनगर, विच मीन्स द टाउनशिप ऑफ विक्ट्री, जिसका अर्थ है विजयनगर, विजय का नगर। अब बुकाफेला क्या है? घोड़े की स्मृति में, घोड़े की स्मृति में। तो घोड़े की स्मृति में इसने बुकाफेला शहर बसाया और निकैया शहर बसाया, जीत की खुशी में, यानी कि विजय का नगर था निकैया विजय का नगर था। तो 326 बीसी में जब पोरस को पराजित करने के बाद, अब जब याद रखेंगे आप लोगों को, अगर थोड़ा सा मैप याद हो इस तरह से, ये यहां से देखिएगा कि झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। और अगर मैप थोड़ा सा याद हो तो इसमें ध्यान रखेंगे कि झेलम नदी निकलती है और इधर से निकलती है सतलज नदी, और यहां है ब्यास के ऊपर है रावी के ऊपर है चिनाब, और सबसे ऊपर है झेलम। तो यानी कि पुरु राज्य जो था इस रीजन में था, पुरु स्टेट। हाँ, यहां आप देखेंगे रावी, चिनाब, झेलम। तो झेलम जो है इसी में था पुरु राज्य। पुरु राज्य किसके किसके बीच है? बिटवीन झेलम एंड चिनाब। तो यहां जो है झेलम और चिनाब के बीच। और पुरु राज्य जीतने के बाद फिर इसको किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई, पहुंच गया कहां तक? ब्यास तक, ब्यास नदी तक। लेकिन ब्यास के किनारे पहुंचने के बाद इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। और जो यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध हुआ था। इस झेलम के युद्ध के बाद भारत में यूनानी राज्य की जो वास्तविक रूप में स्थापना हुई। हालांकि आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन असली जीत जो थी यही जीत थी सिकंदर की, क्योंकि सिकंदर की तो एकमात्र युद्ध जिसमें सिकंदर जीता था वो झेलम का युद्ध है। इससे पहले जो है जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो सब आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, यानी जहां लड़ना पड़ा था वो था पुरु राज्य का शासक पोरस। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा 326 ईसा पूर्व में झेलम युद्ध के बाद इन 326 BC आफ्टर द बैटल ऑफ हाइडेस्पीज, बैटल ऑफ झेलम। तो झेलम के युद्ध के बाद सिकंदर वापस लौटा, सिकंदर एलेक्जेंडर द ग्रेट वेंट बैक, तो वापस लौटा। देखिए क्योंकि उसकी सेना ने, बिकॉज हिज मिलिट्री रिफ्यूज्ड टू गो आफ्टर ब्यास रिवर, क्योंकि उसकी सेना ने ब्यास नदी के पार जाने से इनकार कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड टू क्रॉस ब्यास रिवर। और इसके मुख्य कारण क्या थे? तो मुख्य कारण यही था कि युद्ध लड़ते लड़ते सेना थक चुकी थी, उनको अपने परिवार की याद आ रही थी। तो युद्ध लड़ते लड़ते सेना थक चुकी थी, उनको अपने परिवार की याद आ रही थी, इसी कारण से वापस लौटा। और जब वापस लौटा तो दो तरह से, तो
अच्छा, ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर की जानकारी का स्रोत क्या है, तो उस समय के इतिहासकार हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की ओरिजिनल बुक हम लोगों को नहीं मिलती है, उसको कंपाइल किया था स्वानबेक ने, और उसके द्वारा लिखे गए विभिन्न उद्धरण जो क्योट्स कर करके बाकी राइटरों ने लिखा है, जैसे एस्ट्रेबो लिखता है, जस्टिन लिखता है, प्लूटार्क लिखता है, प्लिनी लिखता है, यानी बाद के जो इतिहासकार हैं वो इनके बारे में लिखता है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार ऐसा था भारत में, अकॉर्डिंग टू इंडिका इट वाज इन इंडिया, तो यह भारत में था। तो भारत के बारे में एक्सप्लेन किया गया डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट राइटर्स के द्वारा, और वो क्योट किसको क्योट करके, तो वो इंडिका को क्योट करके, और उन्हीं सब जगहों से उठा करके एक किताब तैयार किया था स्वानबेक ने, और उसी बुक को हम लोग बोलते हैं इंडिका। ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडिका इज नॉट अवेलेबल टुडे, तो वर्तमान में इंडिका का की मूल प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो सिकंदर की जो वापसी हुई, रिटर्निंग ऑफ अलेक्जेंडर, वो दो तरह से हुई, एक स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग, और दूसरा हुआ समुद्र मार्ग, स्थल मार्ग और दूसरा समुद्र मार्ग। और इसी में याद रखिएगा समुद्र मार्ग, यानी कुछ सेना का नेतृत्व ये स्वयं नेतृत्व करता था, ही वॉज हिमसेल्फ द लीडर, स्वयं नेतृत्व, और यहां नेतृत्व किया था, इट वॉज लीडेड बाय नियार्कस, नियार्कस के नेतृत्व में, नियार्कस, तो नियार्कस का नेतृत्व, तो नियार्कस ने नेतृत्व किया समुद्र मार्ग का। तो हु वॉज नियार्कस, नियार्कस वॉज द नेवल कमांडर ऑफ द मिलिट्री ऑफ अलेक्जेंडर, तो सिकंदर की सेना का नौ सेनापति था नियार्कस, नौ सेनापति था नियार्कस। ही वॉज ऑल्सो अ राइटर, वह राइटर भी था। तो सिकंदर की वापसी, रिटर्निंग ऑफ अलेक्जेंडर फ्रॉम लैंड रूट स्थल मार्ग से, फ्रॉम ओशन रूट समुद्री मार्ग से। ओशन रूट में लीडर वॉज नियार्कस, नियार्कस नेतृत्व करता था, स्थल मार्ग में स्वयं नेतृत्व करता था। और यही याद रखेंगे 323 बीसी में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन में मृत्यु हो गई, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन इन 323 बीसी, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो दो तरह से वापस गया, एक स्थल मार्ग से, दूसरा समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग का नेतृत्व करता कौन था? नियार्कस था। नियार्कस वॉज द नेवल कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर। तो सिकंदर का नौ सेनापति था नियार्कस, नियार्कस नौ सेनापति था। क्लियर? तो अलेक्जेंडर से रिलेटेड इतने पॉइंट्स जनरली पूछे जाते हैं, और उसमें लिखिएगा सिकंदर के तीन समकालीन इतिहासकार थे। देयर वेर थ्री सिकंदर के तीन प्रमुख समकालीन इतिहासकार थे। देयर वेर थ्री कंटेम्पररी हिस्टोरियन ऑफ अलेक्जेंडर। तो सिकंदर के समकालीन इतिहासकार, नंबर 1 लिखिएगा इतिहासकार। तो तीनों का नाम लिख लीजिए। एक लिखिएगा एरिस्टोबुलस, सेकेंड वन नियार्कस, दूसरा लिखिएगा नियार्कस, और थर्ड वन आनेसिक्रिटस। हाँ, वही नियार्कस है, तो नियार्कस और किसका? हाँ, सिकंदर का बोला जाता है कि उसका उत्तराधिकारी भी बाद में बना था। और आनेसिक्रिटस, जब वो उसकी मृत्यु हो गई ना, आनेसिक्रिटस
तो देयर वर 3 राइटर्स ऑफ एलेक्जेंडर मतलब कंटेम्प्ररी राइटर, ये समकालीन है, इनके साथ साथ, इसके साथ साथ है। और खास करके ये जो नियार्कस है, नियार्कस क्या है? नौसेनापति भी है, नौसेनापति। अच्छा, एक चीज और है, एक समस्या और थी यूनानियों की, कि यूनानी लोग जब भारत आए तो यूनानियों ने क्या किया कि जो कुछ यहां देखा उसको लिख दिया। तो कई बार वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, तो जो देखते थे वो लिख देते थे पीके टाइप से। तो कहने का अर्थ है कि देखा कि अलग अलग वेशभूषा में लोग हैं, तो हर वेशभूषा के आधार पर 7 जाति की चर्चा करता है मेगास्थनीज। बाद में देखिएगा ना सिकंदर के बाद। और एक पॉइंट और लिखिएगा, सिकंदर ने भारतीय भूभाग का गवर्नर, सिकंदर मेड गवर्नर ऑफ इंडियन रीजन सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर ने भारतीय भूभाग का उत्तराधिकारी या भारतीय भूभाग का राज्यपाल गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को बनाया, सेल्यूकस निकेटर को बनाया। हाँ, सेल्यूकस निकेटर को बनाया, जो बाद में यूनान का शासक भी बना, who became the king of यूनान later on। सेल्यूकस निकेटर को बनाया, जो बाद में यूनान का शासक भी बना, who became the king of ग्रीस later on। ठीक है, अब यहां पर याद रखेंगे कि सिकंदर के आने से, मतलब यूनानियों के भारत आने से पहले भी चर्चा हो गई है। स्टार्ट में भी मैंने एक चर्चा किया था कि भारत में गांधार शैली जो है वो इन्हीं की देन है। तो ये जो आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण हुए, इससे भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई। सोने की मुद्रा जो है प्रचलन में आया। तो देखिएगा, सोने की मुद्रा प्रभाव भारतीय भूभाग में जारी करने वाले भी इंडो ग्रीक ही थे, हिंद यूनानी। देखिए ये चीज, ये जब आ रहे हैं ना, जब यूनानी आ रहे हैं, तो इसी से एक नया वर्ग की उत्पन्न हो रहा है, जिसको इंडो ग्रीक हम लोग कहते हैं, जिसको हिंद यूनानी कहते हैं। और इसी हिंद यूनानी में बाद में देखेंगे कि मिनांडर एक शासक हुआ था, जो मिनांडर भारत आया था। मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा गया है, राजा मिलिंद कहा गया है। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पढ़ो, एक बुक है, उसके बारे में हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे, लेटर मौर्य पीरियड में पढ़ेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सिकंदर के समकालीन इतिहासकार में एरिस्टोबुलस, नियार्कस और अनेसिक्रिटस थे। ये लोग सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बारे में इन्होंने जो लिखा वो अधिक ऑथेंटिक माना जाता है। और बाद में सिकंदर के बाद के इतिहासकार जो थे वो इन्हीं लोगों को क्योट कर करके चीजों को लिखते थे। और सिकंदर के बाद, एलेक्जेंडर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो राइटर हुआ था वो हुआ था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में यूनानियों के प्रभाव से, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीस, भारत में यूनानियों के प्रभाव से इंडो ग्रीक परंपरा की शुरुआत हुई। इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी परंपरा की शुरुआत हुई। हिंद यूनानी परंपरा, इंडो ग्रीक ट्रेडिशन वेयर स्टार्टेड। हिंद यूनानी परंपरा की शुरुआत हुई, हिंद यूनानी परंपरा की शुरुआत हुई। और सेकेंड वन लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा कि इनके प्रभाव में ही गांधार कला का विकास हुआ। गांधार कला का विकास, गांधार कला, गांधार आर्ट। तो गांधार आर्ट का विकास हुआ। ये मथुरा शैली प्लस हेलेनिस्टिक शैली, ठीक है। तो मथुरा कला का विकास हुआ। ये क्या, गांधार कला का विकास हुआ। गांधार आर्ट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक आर्ट। और गांधार कला के बारे में याद रखिएगा, गांधार कला मथुरा कला और यूनानी कला का मिश्रित रूप है। गांधार आर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीक एंड मथुरा आर्ट।
हाँ, गांधार कला, मथुरा कला और यूनानी कला का मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप है। और ये यूनानी कला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। हाँ, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक, एक मिनट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं। हाँ, गांधार कला, मथुरा कला और हेलेनिस्टिक यूनानी कला का मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप है। इसमें याद रखिएगा कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो है, बांट दीजिए क्वेश्चन। हाँ, यूनानी कला, हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो यूनानी आर्ट, ग्रीक आर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हेलेनिस्टिक आर्ट। यूनानी कला को हेलेनिस्टिक कला भी कहा जाता है, यूनानी कला को हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, हेलेनिस्टिक कला भी कहा जाता है। तो मथुरा शैली और हेलेनिस्टिक शैली का मिश्रित रूप है। तो अच्छे, एक पॉइंट यहां पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो याद रखिएगा, मूर्ति कला का विकास भारत में जो हुआ, मूर्ति कला के बारे में, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। पहली आदमकर की मूर्ति, मानव के आकार की पहली मूर्ति किसकी मूर्ति है पता है? कनिष्क की मूर्ति है। कुषाण काल का कनिष्क की मूर्ति है जिसका सिर गायब है। अब सिर गायब है तब कैसे पता चला कि वो कनिष्क है? एक्चुअली उसका जो जैसा ड्रेस है, तो उसकी जो मुद्रा पे जो उसका फोटो बना हुआ उसमें वैसा ही ड्रेस है, तो उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यह कनिष्क है। तो मानव कद की पहली मूर्ति, ह्यूमन साइज की फर्स्ट जो आइडल है, पहला जो मूर्ति है, पहली आइडल जो मिलती है वो मिलती है कनिष्क की मिलती है। तो भारत में मूर्ति कला के 3 भाग हैं। मूर्ति कला के 3 भाग हैं। एक तो मथुरा कला है, दूसरा है अमरावती कला, और तीसरा कला जो है वो गांधार कला है। ये आप लोग याद रखेंगे, गांधार कला। और इसी में ध्यान रखना है, जो मथुरा कला है ये उत्तर भारत की शैली है, उत्तर भारत। और जो अमरावती कला है ये दक्षिण भारत की शैली है, दक्षिण भारत की शैली है। और जो गांधार कला है यह पश्चिमोत्तर भारत की शैली है, पश्चिमोत्तर भारत, वेस्टर्न नॉर्दर्न, पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। तो मूर्ति कला से रिलेटेड ये 3 पॉइंट ऐसे भी याद रखना। इसमें कुछ और पॉइंट मैं बता रहा हूं कि मूर्ति कला से संबंधित 3 शैली है, मथुरा शैली, अमरावती शैली, और इसके बाद जो है तो जो उत्तर भारत की शैली है, मथुरा शैली, ये याद रखिएगा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक। और ये जो गांधार शैली है ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक। ज्यादातर इसी दोनों से आता है अंतर, क्योंकि ये दक्षिण में देखिएगा, दक्षिण का अपना एक ट्रेंड रहा है। अच्छा, उत्तर भारत में जो पता है मूर्ति रूप दिया जाता था, आदमी का रूप दिया जाता था। दक्षिण भारत में देखिएगा आदमी का रूप नहीं है, सिंपल जो है सो एक ब्लैक पॉलिश कर दिया, उसमें आंख कान नाक मुंह बना दिया, हो गया। मतलब ह्यूमन टाइप की नहीं। जैसे बालाजी की मूर्ति वगैरह जो है वहां देखिएगा तो वो एक तरह से सिंबॉलिक है, यहां संकेतात्मक है। लेकिन यहां क्या है ना कि मथुरा कला में मानव रूप दिया जाता है। यानी ये भी याद रखिएगा, मथुरा कला और गांधार कला में मानव रूप है, जबकि अमरावती कला सांकेतिक है, संकेतात्मक है, सिंबॉलिक है। ये एक फर्क है। दूसरी बात है कि बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की पहली मूर्ति मथुरा शैली में है। बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की पहली मूर्ति मथुरा शैली में है, लेकिन अधिकांश बुद्ध मूर्तियां गांधार शैली में है और अधिकांश महावीर स्वामी की मूर्तियां मथुरा शैली में है। तो ये क्वेश्चन आता है, यानी दोनों की मूर्तियां मथुरा शैली और गांधार शैली में है, लेकिन अधिकांश बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में है, अधिकांश महावीर स्वामी की मूर्तियां मथुरा शैली में है, लेकिन पहली मूर्ति जो दोनों लोगों की है वो मथुरा शैली में ही है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या
हाँ हाँ, नहीं तो उससे रिलेटेड उसमें मतलब कि गांधार से मथुरा शैली की मिली है ना, वो तो साफ लिखता है मथुरा शैली में, यक्षिणी वाला जो बिहार में मिला। अच्छा, बिहार के इतिहास पे भी एक क्लास सैटरडे संडे तक हम लोगों की एक क्लास हो जाएगी, जिसमें पूरा हिस्ट्री बिहार वाला खत्म कर दूंगा एक ही क्लास में। जैसे सर ने ज्योग्राफी बता दिया वैसे ही मैं हिस्ट्री बता दूंगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे।